हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक नया चैप्टर, मोल कंसेप्ट। आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे केमिस्ट्री का, क्योंकि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जितने भी चैप्टर्स आप 11th में 12th के सिलेबस में जितना भी पढ़ते हो और आगे जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं उन सब के लिए एज अ फाउंडेशन ये काम करता है। और इसीलिए इस वाले चैप्टर के हर एक टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ के करना है। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल के खुश नहीं होना है, हर एक कंसेप्ट को डिटेल में समझ कर लेना है, क्योंकि हर एक कंसेप्ट की जरूरत कहीं ना कहीं आगे आने वाले चैप्टर में किसी न किसी जगह पर पढ़ते ही हमें रहेगी। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर को कैसे हम कवर करने वाले हैं ये देखते हैं। इस पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे 5 अलग अलग पोर्शन में। सबसे पहले पार्ट 1 जो है उसमें हम बेसिक कैलकुलेशंस देखेंगे, बहुत बेसिक बेसिक जो टर्म्स हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो उसमें समझने में कई बार दिक्कत हो जाती है। तो हम इनके बेसिक जो टर्म्स है उनको कैलकुलेशन के साथ बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में हम थ्योरी देखेंगे जो कि रिलेटेड है मोल कंसेप्ट से। थ्योरी क्यों देखने की जरूरत है? क्योंकि एक्चुअल में एनसीईआरटी में बहुत सारे थ्योरी का पोर्शन ऐसा है जिसमें एक्चुअल में कैलकुलेशंस तो नहीं है, लेकिन वो आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में बहुत ज्यादा थ्योरी वाले पोर्शन से भी एनसीईआरटी की जो लाइन है वहां से उठाकर कई बार क्वेश्चंस बने हैं। तो जितने भी जो एनसीईआरटी के जो सिर्फ थ्योरेटिकल वाले टॉपिक हैं, जैसे कुछ लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, या ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके कुछ रूल्स आपको पता रहने चाहिए, वो चीजें हम पढ़ेंगे इस थ्योरी वाले पोर्शन में, सेकंड वाले पोर्शन में। ठीक है, हम इस तरीके से पार्ट में डिवाइड करके क्यों पढ़ रहे हैं बेटा थ्योरी को अलग से, ताकि आपको रिवीजन करना, पूरे चैप्टर को बाद में रिवीजन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 में हम देखेंगे क्या, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड के जो फॉर्मूले हैं अलग अलग, वो कैसे निकल कर आते हैं और उन पर कैसे अलग अलग टाइप के 5-6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे सॉल्व करना यहां पर सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद पार्ट 4 है, ये है स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री क्या चीज होती है? जिसमें कोई रिएक्शन दी रहती है और उसमें कोई एक अमाउंट से किसी दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जब हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टोइक्योमेट्री। ठीक है, इसमें भी डिटेल में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल से, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल से अलग अलग तरीके के कंसेप्ट को समझेंगे, जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है, परसेंटेज यील्ड जैसे कंसेप्ट्स आते हैं। सबसे लास्ट में जो पार्ट 5 है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले तो हम सीखेंगे ही, उनकी डेफिनेशन भी समझेंगे, लेकिन साथ में एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सीखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला जो टॉपिक है, ये तो हर किसी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में कहीं ना कहीं आता ही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट 1 से। ठीक है, पार्ट 1 में हम बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं इस वाले स्लाइड में। ठीक है, यहां पर आपको दिखेगा पार्ट 1 में हम लेक्चर 9 देखेंगे, लेक्चर 1 to 9 तक। लेक्चर 1 में 3 टर्म के बारे में पढ़ेंगे आज वाले लेक्चर में। एक रहेगा मोल, एएमयू एटॉमिक मास, और एक रहेगा ग्राम एटॉमिक मास। तो लगभग हर एक जो लेक्चर रहने वाले हैं उसमें करीबन 3-4 टॉपिक के बारे में हम पूरे चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, 3-4 टर्म के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक, लेक्चर 2 में मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इस तरीके से हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ एक नया टर्म देखेंगे। उस टर्म से रिलेटेड जो भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो एक ही कुछ 2-3 लेक्चर में ही हम ये बेसिक वाला कवर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, स्टूडेंट्स करते क्या है, केवल फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करते हैं, आंसर आ जाता है तो खुश हो जाते हैं, लेकिन केवल फॉर्मूले में रखकर आंसर लाना हमारा पर्पस नहीं है बेटा। यहां एक एक टर्म को डिटेल में हमें समझना है। ठीक है, इसमें से कुछ टर्म एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसकी जरूरत पड़ती रहेगी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, और इसलिए जो छोटे छोटे टर्म है उसको अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया ताकि एक ही टर्म को हम डिटेल में अच्छे से समझ पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर मोल कंसेप्ट है तो सबसे पहले हमारे लिए समझना क्या जरूरी है, मोल होता क्या है, व्हाट इज मोल। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, जो मोल है ये किस लिए यूज होता है, गिनती के लिए, किसी चीज की काउंटिंग के लिए। जैसे हम 1 2 3 4 काउंट करते हैं, जब बहुत ज्यादा थोड़े बड़े नंबर हो जाते हैं तो जैसे दुकानदार क्या करता है, अंडों को या फिर केलों को कैसे डजन्स में काउंट करता है। 1 डजन मतलब 12 हो गए, 2 डजन मतलब 24 हो गए, लेकिन वो 2 डजन ही बोलता है।
तो वो एक यूनिट हो गई। वो जो डजन है वो काउंटिंग की यूनिट हो गई, जिसके अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू है। तो सामने वाले को अगर पता है कि 1 डजन में कितना, तो ये समझ जाएगा कि 2 डजन में कितना, 3 डजन में कितना, 4 डजन में कितना। ठीक है, कुछ वैसे ही काउंटिंग की हमारी यूनिट कौन सी है? मोल। मोल में हम करते क्या है, हम काउंट करते हैं किन चीजों को? ऐसी चीजों को जो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, इतने ज्यादा छोटे होते हैं, और इतने ज्यादा छोटे होते हैं तो इनके नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। अगर हम 1 ग्राम भी लेते हैं किसी एटम का, ठीक है, तो उसमें ढेर सारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, करोड़ों अरबों से भी कहीं ज्यादा, लाखों करोड़ों से कहीं ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उतनी बड़ी काउंटिंग के लिए जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है? मोल। तो सब्सटेंस का जो एसआई यूनिट है अमाउंट का, वो हम बोल देते हैं मोल, लेकिन समझना क्या है आपको कि मोल एक्चुअल में क्या चीज है? मोल काउंटिंग के लिए यूज होने वाली यूनिट है। जैसे डजन क्या करता है? काउंटिंग के लिए, केलों की काउंटिंग के लिए, अंडों की काउंटिंग के लिए यूज होता है। 2 डजन बोले तो सामने वाले को समझ में आता है कि 24 हैं। कुछ वैसे ही काउंटिंग के लिए हम यूनिट यूज करते हैं केमिस्ट्री में, क्या? मोल। तो 1 मोल एक्चुअल में क्या है? 1 मोल जब भी हम बोलते हैं, जैसे जब हम 1 डजन बोलते हैं, जैसे यहां देखना, जब हम 1 डजन बोल रहे हैं तो 1 डजन का मतलब क्या है? इसके अंदर 12 हो गए। एक नॉर्मल काउंटिंग हो सकता है जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत क्या रहे? कम। लेकिन जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ही ज्यादा, जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या ऐसे कोई चीजें हो जाती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो फिर हम उसकी काउंटिंग के लिए क्या यूज करते हैं? मोल। और एक मोल में कितने नंबर होते हैं? हम लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर छोटा नहीं है बेटा, ठीक है, ये नंबर छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या है? 6022 और यहां पर 20 बार और आगे फिर जीरो लगता रहेगा। ठीक है, तो इतना इतना बड़ा नंबर है, तो उसको हम शॉर्टकट करके कैसे कैसे लिखते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल क्या हुआ? मोल एक काउंटिंग की यूनिट हो गई, जिसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 चीजें प्रेजेंट होगी, हम उसको बोल देंगे 1 मोल। जैसे जहां पर भी 12 चीजें प्रेजेंट होगी, हम उसको बोल देंगे 1 डजन। वैसे ही जब 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज या कोई भी चीज अगर इतने नंबर में प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या बोल देंगे? 1 मोल। इतने नंबर ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज कहने का मतलब कोई भी एक चीज हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। इनफैक्ट बड़ी चीजों को भी काउंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़ी वाली चीजें इतने बड़े नंबर में होती नहीं है। ठीक है, इतने ज्यादा बड़े नंबर में क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट है काउंटिंग की, इसे हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। और ये जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। या एवोगाड्रो नंबर को ही कई बार हम कैसे लिख देते हैं? एन ए से लिख देते हैं। जहां पर भी ऐसे एन ए लिखा हुआ आपको मिलेगा, समझ जाना है हम 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 मोल क्या हुआ? किसी भी चीज की काउंटिंग के लिए यूज होने वाली यूनिट हो गई। जैसे डजन भी काउंट करने के लिए यूज होता है, कुछ वैसे ही मोल भी काउंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 मोल, 2 मोल एटम है। ठीक है, अगर 2 मोल एटम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। समझ में आ गया कैसे? जैसे अगर हमारे पास 2 डजन एटम लिखा हुआ रहता, ठीक है, अगर 2 डजन एटम लिखे हुए रहते तो हम क्या मानते? 2 इंटू 12 एटम होते। बट वैसे ही जब 2 मोल लिख देगा तो हम कितना मान लेंगे? 2 इंटू 12 में 12 की जगह पर मोल में क्या रख देंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। तो याद रखना, मोल मॉलिक्यूल नहीं है बेटा, मॉलिक्यूल अलग चीज है। शुरुआत वाले लेटर्स सेम होने के कारण कुछ लोग मॉलिक्यूल को ही मोल समझ लेते हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों बहुत अलग है। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? ये जैसे ये H2O, ये H2O का एक मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल अलग है। मोल काउंटिंग यूनिट है, मोल को डजन की तरह लेना है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास आ गया 5 डजन अगर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो 5 डजन इलेक्ट्रॉन को हम कितना मानते हैं? 5 इंटू 12 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, यही मानते हैं हम इसे। ठीक है,
मतलब 60 इलेक्ट्रॉन मान लेते, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से। क्यों? क्योंकि डजन में क्या है? 12 चीजें प्रेजेंट है एक डजन में। वैसे ही अगर हमारे पास कोई दे दे कि 5 मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन जो है उसका मतलब कितना हो जाएगा? 5 इंटू मोल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, ऐसे ही अगर कोई हमें क्या बोल दे, 20 डजन एटम्स प्रेजेंट है, या 20 डजन प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो 20 डजन प्रोटॉन का मतलब क्या हो जाएगा? डजन में क्या है? 12 है, डजन की वैल्यू कितनी? 12। तो हम क्या कर देंगे? 20 इंटू 12 क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन हो जाएंगे। कुछ इसी तरीके से अगर हमें कोई क्या लिख दे, 20 मोल प्रोटॉन लिख दे, तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे? मोल का मतलब क्या हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया एक मोल की वैल्यू। तो 20 मोल में कितने प्रेजेंट रहे होंगे? 20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गया बेटा? तो एक्चुअल में मोल क्या चीज है? काउंटिंग की यूनिट है, जैसे डजन काउंटिंग की यूनिट है। डजन यूज करते हैं जब कम नंबर में चीजों को काउंट करते हैं, जब 24 हो जाएंगे तो 2 डजन, 36 हो जाएंगे तो 3 डजन। कुछ वैसे ही जब बहुत ज्यादा बड़े नंबर में कोई चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो ऐसे बड़े नंबर को काउंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब ये देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में ये जो 1 मोल है ये कहां से आया है। ठीक है, 1 मोल जो हम बोल रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23, एक्चुअल में आया कहां से है। ठीक, तो ये देखते हैं एक्चुअल में है क्या। ये जो एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, ये कहां से आया है? जब हम कार्बन के 12th आइसोटोप का, C12 आइसोटोप, आइसोटोप आपको पता होंगे बेटा, एक एटम के बहुत अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? मास अलग हो जाता है लेकिन एटम सेम ही रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही रहते हैं वो। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप पहले हम लेते हैं। इस कार्बन 12 आइसोटोप का मास लेते हैं कितना? 12 ग्राम। इसका 12 ग्राम का सैंपल लेते हैं कार्बन 12 का। ठीक है, तो C12 एक आइसोटोप होता है कार्बन का, उसका 12 ग्राम का सैंपल लेते हैं। इस 12 ग्राम के सैंपल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यही किसके बराबर होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 के। ठीक है, तो 12 ग्राम सैंपल लेने पर, किसका सैंपल लेने पर? C12 वाले आइसोटोप का 12 ग्राम मास लेने पर उसके अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मोल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यहां से आई है, लेकिन आगे जब भी आपको मोल बोलेगा तो आपको मानना है कि मोल क्या है? काउंटिंग के लिए यूज होने वाली यूनिट है। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे उसी को हमने क्या बोल दिया? 1 मोल बोल दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में आया यहां से है वो नंबर, लेकिन अब हम सारी चीजें काउंट करने के लिए उस नंबर को हमने फिक्स मान लिया है कि 1 मोल के अंदर इतने नंबर एटम्स होंगे या इतने नंबर प्रेजेंट होंगे। चाहे वो एटम को काउंट करे, चाहे इलेक्ट्रॉन को काउंट करे, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, किसी भी चीज को काउंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, वो आया था कहां से? C12 वाले आइसोटोप के 12 ग्राम सैंपल में से। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि एक्चुअल में यहां से शुरुआत में वो एवोगाड्रो नंबर आया था, लेकिन अब उस नंबर को हम यूज करते हैं बहुत सारी चीजों को काउंट करने के लिए। ठीक, अब इसी मोल की डेफिनेशन के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके दिमाग में उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अ मोल इज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स as the number of atoms in exactly 12 ग्राम of C12। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी बेटा, उसी चीज के बारे में बोल रहा है कि जब भी कोई भी चीज कितने नंबर में प्रेजेंट होगा, जितने नंबर ऑफ एटम्स किस में प्रेजेंट है? 12 ग्राम सैंपल में, किसके? C12 वाले आइसोटोप के। तो उसी डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मोल इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उस नंबर को बोलते हैं। ठीक,
सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रो नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स। सही है, वो कोई भी केमिकल यूनिट्स हो सकती है। केमिकल यूनिट कहने का मतलब किसी भी चीज को काउंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो। ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ यूनिट्स के बराबर होगा 1 मोल। बिल्कुल सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड क्या है? द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। सही है, आगे जाकर हम इसको मास से रिलेट करना भी सीखेंगे, वॉल्यूम से भी रिलेट करना सीखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमाउंट कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा? ऑल दी अबव। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां क्या दिया है? इफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है। तो एक्चुअल में मोल कंसेप्ट के ज्यादातर आपको जितने भी कैलकुलेशंस मिलेंगे, लगभग सभी वो दुकानदारी जैसे हैं। एक चॉकलेट इतने रुपए की, तो 2 चॉकलेट कितने रुपए की। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना। तो ये क्वेश्चन हम क्यों देख रहे हैं? कैलकुलेशन के लिए नहीं, इसलिए ताकि आपके जो मोल है उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, देखना। जो 1 मोल है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना दे रखा है? ये दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। अब 1 मोल कहने का मतलब क्या हो गया? एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 मोल वाले के लिए कितना कर देंगे? 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास, तो इतने इलेक्ट्रॉन का कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा? -28 ग्राम। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये जो कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन के समय ध्यान रखना है कि ये 0.022 को लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो। आपको बस नियर बाई आंसर के बराबर पहुंचना है, जो भी ऑप्शंस में दे रखा है। ठीक है, तो ये 0.022 को कभी कैलकुलेशन में यूज करने की जरूरत नहीं है। ये 96, ये कितना हो जाएगा? 54, और ये 10⁻23 और ये -28 कितना हो जाएगा? 54 इंटू 10⁻⁻ माइनस क्या हो जाएगा? 5। 10⁻⁻5 मतलब सामने 0 5 लगा देंगे, ये डेसिमल शिफ्ट करेंगे 4, ये 5, ये 0 0 0। ठीक है, तो ये 0.00054 ग्राम ये मास निकल कर आ जाएगा किसका? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। इतने ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे तो इतना मास होगा। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, किसके बराबर आ रहा है? कौन से ऑप्शन के बराबर? फोर्थ वाले के बराबर आ रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन क्या है? इफ द मास ऑफ एन प्रोटॉन इज, मास ऑफ अ प्रोटॉन क्या दे रखा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो पूछा है वेट ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। सिमिलर क्वेश्चन है, पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का था, मास ऑफ प्रोटॉन का पूछा है। सिमिलर वैसी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 प्रोटॉन का जो मास है, ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास निकालना है। तो 1 मोल प्रोटॉन का मास निकालने के लिए हम क्या करें? 1 मोल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 1 डजन प्रोटॉन का मास निकालने के लिए बोलता है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मोल प्रोटॉन का मास निकालने बोल रहा है तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 कर देंगे। ठीक है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। 1.6 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा? 9.6। फिर ये कितना हो जाएगा? 10⁻23 और ये हो जाएगा 10⁻⁻24। तो ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10 क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा -1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.96 ग्राम। क्लियर हो गया? तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? फर्स्ट वाला। यहां क्या दिख रहा है? 0.96 ग्राम मास हो जाएगा 1 मोल प्रोटॉन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड्स टू डिस्ट्रीब्यूट 1 मोल ऑफ ग्रेन पार्टिकल इफ 10⁻20 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 सेकेंड। तो एक्चुअल में मोल कंसेप्ट के लगभग सारे क्वेश्चन यही होते हैं बेटा, दुकानदारी वाले। ठीक है, कि 1 मोल ऑफ ग्रेन पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा? अगर 10⁻20 डिस्ट्रीब्यूट होता है 1 सेकेंड में। सिंपल सा बस आपको देखना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली चीजें बस आपको आनी चाहिए। 1 मोल कहने का मतलब कितना हो गया?
6.022 इंटू 10⁻23। या सिंपली आप कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हो, ये 0.022 ना लो, सिर्फ कितना मान लो, 6 इंटू 10⁻23। तो 6 इंटू 10⁻23 ग्रेन्स को ये पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि 10⁻20 ग्रेन पार्टिकल कितने टाइम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 1 सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। समझ में आ गया? तो यहां से कट कर देंगे हम इसे, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻3। तो जो टाइम है वो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 6000 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ बेटा? तो 6000 सेकेंड अप्रॉक्स है ये। ठीक है, 6022 ऐसा कुछ निकल कर आएगा। समझ में आ रहा होगा बेटा? तो एक्चुअल में क्या है, जब भी 1 मोल दिया हुआ रहता है कहीं पर भी, तो इसका क्या मतलब निकालना है, समझ में आ गया? जैसे यहाँ 1 मोल ग्रेन पार्टिकल दिया था, तो 6 इंटू 10⁻23 ग्रेन पार्टिकल ले लेते हैं। अगर 1 मोल एप्पल्स दिया होता तो 6 इंटू 10⁻23 एप्पल्स ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हमने क्यों किए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए 1 मोल क्या काउंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ ग्रेन का पार्टिकल कितना है, ये काउंट कर रहे हैं 1 मोल से। ठीक है, 1 मोल मतलब इतने ग्रेन पार्टिकल थे, 6 इंटू 10⁻23। समझ में आया बेटा? ठीक, तो ये हमारा हुआ पहला डेफिनेशन कि मोल क्या हुआ। मोल है काउंट करने की यूनिट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है बेटा, अब हम दूसरे टर्म पर आते हैं। दूसरा टर्म क्या है हमारे लिए, ये है एटॉमिक मास और एएमयू। इन दोनों को समझना है। एटॉमिक मास अगर अभी तक किसी ने भी पढ़ रखा है एटम का मास, तो यही पढ़ रखा होगा कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हीलियम का मास 4 होता है। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, लेकिन हम अभी यहाँ डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये जो नंबर्स है ये आते कहाँ से हैं। ठीक है, ये एटॉमिक मास वाले 1, 4, 16, 14 ये वाले नंबर आते कहाँ से हैं। तो यहाँ देखना, यहाँ मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन वो इतना होता है, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के नियर बाई। ठीक है, वैसे एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम जो है, हीलियम का अगर एक एटम लेते हैं हीलियम एलिमेंट के एटम का, तो वो होता है लगभग 6.4 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। ठीक, तो इतना बड़ा नंबर बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और कम्युनिकेशन डिफिकल्ट होता है। अगर मैं किसी को बोलूँ कि हाइड्रोजन का मास 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, उसका दिमाग फिर जाएगा। ठीक, तो ये एक्चुअल में क्या होता है ना, ऐसे वाले जो नंबर्स होते हैं, ये भले बहुत छोटी वैल्यू है, 0.000000, बहुत बार के बाद 16 आएगा। ठीक है ना, 24 टाइम्स के बाद 0 के बाद वो 16 आएगा। लेकिन वो भले नंबर छोटा है, लेकिन बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो उस कॉम्प्लिकेटेड नंबर को ईजी बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, एक नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं 1 AMU, उससे डिवाइड कर देते हैं। 1 AMU कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो एक्चुअल में 1 AMU जो होता है, कुछ जगहों पर 1 U भी लिखा हुआ रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये 1 AMU की वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो है, हम क्या करते हैं, जो भी कोई एटम है उसकी एक्चुअल मास में उस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां देखना, ये कैंसल आउट हुआ, ये कैंसल आउट हो गया, ये नियर बाई कितना आ जाएगा 1। तो हम बोल देते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1। 1 उसका एक्चुअल मास नहीं है, उसका एक्चुअल मास था 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो उसके एक्चुअल मास में 1 AMU की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। हर किसी एटम के एक्चुअल मास में जब हम 1 AMU की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, तो जो नंबर आता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ 1, या इसका मतलब हुआ 1 टाइम ऑफ AMU। जो 1 AMU की वैल्यू रहती है उसके 1 टाइम होगा, मतलब उसके बराबर होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में इसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं, या कई जगहों पर इसी को हम और क्या बोल देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, या एटॉमिक वेट भी बोल देते हैं। फिजिक्स में वेट मास अलग अलग होता है, हम एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट बोलते हैं। ठीक, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव क्यों बोल रहा है,
क्योंकि 1 AMU की जो वैल्यू है उससे रिलेट करके लाया, उससे डिवाइड करके लाया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहां से ग्राम कैंसिल हो गया, इसलिए कई बार क्या करते हैं, यूनिटलेस लिख देते हैं। ठीक है, जो एटॉमिक मास रहता है उसको यूनिटलेस लिख देते हैं। बट अगर यूनिट आपको लिखनी ही है तो हम आगे कौन सी यूनिट लगाएंगे, AMU की, ग्राम की नहीं। क्लियर है, ये बताने के लिए कि ये इसकी जो भी वैल्यू है, ये जो भी 1 है वो 1 टाइम AMU के, AMU के वैल्यू के 1 टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखना। एक्चुअल मास ऑफ हीलियम दे रखा है, कितना दे रखा है, 6.4 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसका एटॉमिक मास निकालना है मुझे, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये कर देंगे। मतलब 1 AMU की वैल्यू से इसको फिर से डिवाइड कर देंगे। क्या दिखेगा बेटा आपको, ये क्रॉस ऑफ हो गया, और 6.4 को 1.6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्स, ये आ जाएगा 4। तो ये जो 4 नंबर आया है ये कम्युनिकेट करना ज्यादा आसान है। जब मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का मास 1 है और हीलियम का मास 4 है, तो सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाएगा कि हीलियम का मास 4 गुना ज्यादा है। अगर मैं ऐसे भयानक से नंबर बोलूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24, 6.4 इंटू 10⁻⁻24, सामने वाले का दिमाग चकरा जाएगा। समझ में आ रहा है, तो एक्चुअल में 1 AMU की वैल्यू से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि उससे डिवाइड करने के बाद ये इजी से नंबर निकल कर आते हैं, और ये इजी से नंबर सामने वाले को कम्युनिकेट करना ज्यादा आसान है, इसे समझना आसान है कि कौन ज्यादा कौन कम। जब मैं बोलूं हाइड्रोजन का मास 1 और हीलियम का मास 4, तो क्लियरली सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन कम है और हीलियम ज्यादा है और 4 टाइम ज्यादा है। ठीक, तो यहां क्या हुआ, जब हमने उसका एक्चुअल मास को 1 AMU की वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल कर आएगा, यहां पर एटॉमिक मास ऑफ हीलियम निकल कर आएगा। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, 4, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 4 AMU। समझ में आ रहा है बेटा, तो एक्चुअल में एटॉमिक मास और AMU एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस AMU की वैल्यू से डिवाइड करने के बाद ही उसके एक्चुअल मास को, एक्चुअल मास कहने का मतलब ग्राम वाली यूनिट में जो मास रहेगा उसको हम एक्चुअल मास बोल रहे हैं। ठीक है, इसकी ग्राम वाली यूनिट में जो मास रहेगा उसको 1 AMU की वैल्यू से डिवाइड करने के बाद जो नंबर निकल कर आएंगे वो नंबर क्या कहलाएंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास या सिंपली एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट यहां क्या दे रखा है, ऑक्सीजन के लिए दे रखा है कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का एक्चुअल मास था 25.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ग्राम में दे रखा है। ठीक है, जब मुझे इसका एटॉमिक मास निकालना होगा तो मैं क्या करूं, इसको डिवाइड बाई कैसे कर दूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 से। ठीक है, तो इससे जब डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, अप्रॉक्स आ जाएगा 16। तो हम क्या बोल देंगे कि हमारे ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास क्या हुआ, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम ये हुआ 16। हम 16 लिख सकते हैं या इसी को क्या लिख सकते हैं, 16 AMU। AMU का फुल फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन आपको इसके फुल फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती, हमें जरूरत पड़ती है इनकी, इसकी वैल्यू की, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, बट यूजुअली AMU ही आपको ज्यादातर जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो NCERT में एक जगह पर आपको यू भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो एटॉमिक मास कैसे निकल कर आता है समझ में आएगा बेटा, जो हम सिंपल से नंबर बोलते हैं हम वो नंबर कैसे लाते हैं, हाइड्रोजन का 1 या हीलियम का 4 या ऑक्सीजन का 16 कैसे लाते हैं, उसका जो एक्चुअल मास रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 1 AMU की वैल्यू से। जो भी नंबर निकल कर आएगा वही, वो यूनिटलेस भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो एक एटम का मास मानते हैं। ठीक है, 16, या फिर अगर हमें यूनिट लिखनी ही है तो 16 टाइम्स ऑफ AMU। समझ में आया बताइए। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं हमारे पास एटॉमिक मास पता है और हमें क्या करना है, एक्चुअल मास निकालना है। ठीक है, हमने क्या बोला, जैसे नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास जो होता है, अब मान लेते हैं हमें ये पहले से दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है, ये 14 है, 14 है, तो इसका मतलब क्या है, या तो मैं 14 लिखूं, और अगर मुझे यूनिट लिखनी ही है तो मैं क्या लिखूंगा, 14 AMU। और मुझे पता करना है इसका एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना रहा होगा। ठीक है, अगर हमें निकालना है एक्चुअल मास ऑफ
1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालना है तो मैं क्या करूं, इस एएमयू की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं ग्राम वाली यूनिट लाने के लिए। ठीक है, ये 14 हो गया इंटू 1 एएमयू, एएमयू की वैल्यू कितनी हो गई 6.02, सॉरी एएमयू की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है क्या? अब यहां क्या दिखेगा, ये हो जाएगा 22.4 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। समझ में आया? ये इसका एक्चुअल मास हुआ। ठीक है, इसी को अब मैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 14 एएमयू आ जाएगा या 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इस एएमयू की वैल्यू की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हम एक्चुअल मास किसी भी एटम का निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल मास अगर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो भी एटम का एटॉमिक मास रहेगा उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, एएमयू की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल के लिए, अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एटॉमिक मास ऑफ नियॉन कितना है, 20 है, इसका मतलब क्या है, ये 20 एएमयू भी लिख सकते थे हम। ठीक है, अगर मुझे एक्चुअल मास ऑफ नियॉन के वन एटम का निकालना है, एक्चुअल मास ऑफ नियॉन एटम या वन नियॉन एटम, नियॉन के एक एटम का अगर एक्चुअल मास निकालना है तो मैं क्या करूं, इसकी जो एटॉमिक मास की जो वैल्यू है, इस वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 1 एएमयू की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। समझ में आया? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 32 मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ क्या? तो एटॉमिक मास और एएमयू में क्या रिलेशन है, जो भी एक्चुअल मास रहता है, ठीक है, उस एक्चुअल मास को एएमयू की वैल्यू से डिवाइड करने के बाद एटॉमिक मास आता है, वो यूनिटलेस भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें यूनिट लिखनी है तो हम एएमयू लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो सिंपल से जो नंबर्स निकल कर आते हैं यूनिटलेस, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास। अगर एक्चुअल मास किसी एटम का अगर निकालना है तो हम फिर क्या करेंगे, उसमें 1 एएमयू की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एटॉमिक मास में। क्लियर हुआ बेटा? तो आपको कुछ जो एटॉमिक मासेस हैं वो आपको याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, स्पेशली एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक के। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये टेबल दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम जेड, जेड कहने का मतलब एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक के एलिमेंट्स का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हर जगह डाटा में डेसिमल्स भी आपको मिलेंगे, बट आपको जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज हैं वो आपको याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यूज लिख रहा हूं, वो वैल्यूज आपको याद रखनी है, अगर आपको पहले से याद नहीं है तो। पहला आइटम हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो हम कितना लिखते हैं, 1, मतलब उसके एक्चुअल मास को 1 एएमयू की वैल्यू से डिवाइड करके बनाएगा। हीलियम का मास हमने अभी कितना लिखा था, 4। लिथियम का जो मास लिखते हैं वो 7, कहने का मतलब इसका जो एक्चुअल मास होगा जब 1 एएमयू से डिवाइड कर दिया तब जाके 7 आया। वैसे ही ये इसका होता है 9, तो इसका जो एक्चुअल मास है उसको जब 1 एएमयू से डिवाइड किया तो 9 आया। ठीक है, बोरॉन का होता है 11, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14। तो ये नंबर कहाँ से आए समझ में आ गया होगा बेटा, इसको हम यूनिटलेस लिखते हैं यूजुअली, मतलब ये 1 एएमयू की वैल्यू से डिवाइड करके लाई हुई वैल्यूज है। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन का जो मास होता है ये होता है 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27 और सिलिकॉन का 28। ठीक है, एटॉमिक नंबर 30 तक आपको याद होनी ही चाहिए बेटा, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ते रहेगी आगे हमें। ठीक है, और मोल वाले चैप्टर में तो अभी वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हम इसे। ठीक, फॉस्फोरस का जो मास होता है ये होता है 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का होता है 40, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का भी होता है 40। पहली बार आपको दिखेगा कि मास यहाँ से फिर से कम हुआ, यूजुअली जैसे जैसे हम आगे जाते हैं मास बढ़ते जाता है, यहाँ थोड़ा कम हुआ। ठीक है, इसके बाद देखना स्कैंडियम का कितना होता है, ये होता है 45, टाइटेनियम का होता है 48, वेनेडियम का होता है 51, क्रोमियम का होता है 52, मैग्नीशियम नहीं है ये,
मैंगनीज का होता है 55, आयरन का होता है 56, कोबाल्ट और निकेल दोनों के होते हैं कितने 59, कॉपर का यूज करना है 63.5 और जिंक का यूज करेंगे 65। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया एटॉमिक मासेस के तो ये मासेस एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 30 तक के जो एलिमेंट्स के हैं इतने आपको याद होने चाहिए। और इसमें से हर एक जो नंबर है वो कहाँ से आया है, हर एक जो नंबर है वो कहाँ से आया है, उसके एक्चुअल मास को 1 AMU की वैल्यू से डिवाइड करने के बाद आया है। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लेना इसे। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक। ठीक है, ये सारे जो एटॉमिक मासेस हैं ये आपको याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, एटॉमिक मास पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखना, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ एटम एक्स इफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स इज 332 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो हमने अभी सीखा हुआ है कि एक्चुअल में एटॉमिक मास जब भी हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल मास लेते हैं जो भी हमारा एटम है उसका, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, AMU की वैल्यू से, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, इस वाली वैल्यू से। तो हमारे पास एक एटम का जो मास लिख रखा है वो कितना है, 332 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 AMU की वैल्यू से, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये तो कट हो जाएगा। इसका डेसिमल हटा कर क्या लिख सकते थे हम, 3320 डिवाइडेड बाई 16, ये कितना हो जाएगा, या अप्रॉक्स आ जाएगा 207 के नियर बाई पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन हमें जो नियर बाई नियरेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना है, तो 207 के सबसे नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा, 200। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ही क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत ही एक्यूरेट ही ऑप्शन दिए रखेगा, जो हम कैलकुलेट करके आएंगे उससे थोड़ा बहुत जो नियर बाई है वो चूज कर लेंगे हम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमने कंसेप्ट सीखे उन्हीं से रिलेटेड रहेंगे। कौन से, फाइंड मास ऑफ वन एटम ऑफ नियॉन। तो वन एटम ऑफ नियॉन जो है इसका अगर हम मास निकालना चाहते हैं तो हमें वो टेबल वाली वैल्यूज याद होनी चाहिए जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्या लिखा था, 20, या इसी को हम क्या लिख देंगे, 20 AMU। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर 20 AMU दे रखा है तो ऑप्शन में तो नहीं है AMU वाली यूनिट में, हमें ग्राम में निकालना है, तो क्या करेंगे, AMU की वैल्यू रख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसको अब फिर से क्या लिखेंगे, डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। समझ में आ गया बेटा। तो सब जो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है वो कौन सा है, थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है क्या, फाइंड मास ऑफ 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास देख लेते हैं। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है, 16, या हम क्या लिख सकते हैं 16 AMU। तो 5 एटम का मास, तो ज्यादातर आपको दिखेगा कि मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन में सिर्फ दुकानदारी है, एक एटम का इतना, 5 एटम का कितना, 5 एटम का कितना हो जाएगा, 80 AMU हो जाएगा, 16 इंटू 5 कर देंगे। अब यहां देखना 80 AMU जो है, AMU के ऑप्शन तो नहीं दे रखे हैं, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए AMU की वैल्यू रख देंगे। ये हो जाएगा 80 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -24 ग्राम। इसका जो मल्टीप्लीकेशन है ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 128 इंटू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो अगर इसको डेसिमल शिफ्ट करें, यहाँ 2 प्लेस में शिफ्ट कर देता हूँ, 1.28 कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, -22। तो 1.28 इंटू -22 ग्राम कितना हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। क्लियर हो गया बेटा। अब चलते हैं हम कौन से, नेक्स्ट टॉपिक पर। दो चीजें हमने अभी तक सीख ली है, मोल का डेफिनेशन क्या है, दूसरा जो एटॉमिक मास हम जिन एलिमेंट का निकालते थे वो एक्चुअल में एटॉमिक मास कैसे निकल कर आते हैं, 1 AMU की वैल्यू से डिवाइड करने के बाद आते हैं। अब यहाँ पर आज के लेक्चर में तीसरा सबसे लास्ट टर्म हमें सीखना है, और वो क्या है, मोलार मास ऑफ एटम, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। जहां पर भी मोलार मास वाला टर्म दिखेगा आपको, ठीक है, उसमें समझ जाना इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 मोल।
मास ऑफ 1 मोल, क्योंकि मोलार मास ऑफ एटम बोला है तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, क्या बोला? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, तो एक्चुअल में इन वर्ड्स के कारण ही लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, याद रखना एटॉमिक मास अलग है, ग्राम एटॉमिक मास अलग है। ठीक है, कुछ लोगों को ये दोनों सेम ही लगते हैं और उसके कारण बेसिक्स कभी क्लियर नहीं होता बेटा। ठीक है, ध्यान देना, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ एटम का मास है, जबकि एटॉमिक मास एक ही एटम का मास है। समझ में आ गया? दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, ध्यान देना, यहां देखना, ये जैसे समझना, यहां पर ये एक ही एटम है, इस एक ही एटम के मास को, यहां जब एक ही एटम रहेगा तो इस एक एटम के मास को जब हम 1 AMU की वैल्यू से डिवाइड करके निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। इसके मास को एटॉमिक मास बोलेंगे। और जब भी एटॉमिक मास रहेगा तो ये या तो यूनिटलेस रहेगा और AMU की यूनिट में रहेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ क्या बेटा? जबकि यहां देखना, अगर ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स हो गए 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स हो गए, ढेर सारे हो गए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा नंबर में एटम्स हो गए, 1 मोल एटम्स हो गए। ठीक है, तो ये 1 मोल एटम्स के मास को हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, या इसे क्या बोलते हैं? मोलार मास। ठीक है, तो मोलार मास फिर भी लोगों को समझ में आ जाता है, मोलार मास बोलते हैं, मोलार मास ऑफ एटम, और ग्राम एटॉमिक मास। तो लोगों को ग्राम एटॉमिक मास वाले जो टर्म है इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एटॉमिक मास जैसा ही सिमिलर लगता है लेकिन दोनों अलग हैं। एटॉमिक मास एक ही एटम का मास हुआ, ग्राम एटॉमिक मास पूरे 1 मोल एटम का मास हुआ। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे ये देखना, एग्जांपल देखना बेटा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम को हम क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास नहीं है, एक एटम के मास में जब एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मास आएगा उसे क्या बोलेंगे? मोलार मास। ठीक है, तो जैसे अगर हमें निकालना है क्या? मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मोलार मास हमें निकालना है ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का मोलार मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 एटम के मास को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मास ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना होता है? 1 या 1 AMU होता है हाइड्रोजन के लिए, 1 AMU, या फिर इसी को क्या बोले? 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, एक एटम का। इसी में अगर मैं एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दूं 6.022 इंटू 10⁻23, इसमें डेसिमल में और भी प्लेसेस होते हैं, वो नहीं ले रहे, तो क्या ध्यान में आएगा बेटा? देखना यहाँ पे, ये 23 और 24 क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1। 6.022 और 1.6 इसका अप्रॉक्स मल्टीप्लीकेशन 10 होता है, तो 10 इंटू 10⁻⁻1 ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 1। लेकिन यूनिट कौन सी हो जाएगी? ग्राम, क्योंकि AMU की वैल्यू में जो यूनिट थी वो कौन सी थी? ग्राम थी, तो 1 ग्राम बचेगा। तो एक्चुअल में ध्यान क्या रखना है, ये जो AMU की जो वैल्यू है और ये जो एवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाता है? 1। तो हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, बस यूनिट बदल जाएगी। कैसे? अगर इसका 1 AMU था एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम होगा। मतलब 1 मोल ऑफ एटम का मास निकालते समय हमें कोई दूसरा मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, केवल यूनिट बदल जाता है, बट दोनों का मीनिंग बहुत अलग है। ठीक है, हमने क्या बोला? AMU और NA की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 और 6.022 इंटू 10⁻23, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 ही आएगा। ठीक है, वो नंबर ही कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 1 आता है। ठीक है, तो यहां देखना, तो जब भी हम एटॉमिक मास बोलेंगे और ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे तो दोनों का मतलब अलग है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास कितना था? 1, या कितना था? 1 AMU। जबकि हाइड्रोजन के लिए ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम।
तो दोनों में खास बात क्या है, मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, यूनिट बदल जाती है, इसलिए कुछ लोग दोनों को सेम मान लेते हैं क्योंकि नंबर सेम आ रहे हैं, बट दोनों चीजें, दोनों वर्ड बहुत अलग हैं। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ये अलग है, ग्राम एटॉमिक मास या मोलार मास ऑफ एटम ये अलग है। ठीक है, दोनों जगह मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, बट यूनिट बदल जाएगी। वैसे अगर ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितना होगा, 16, या इसी को क्या लिखते हैं हम, 16 AMU। बट ऑक्सीजन का जो मोलार मास होगा या ग्राम एटॉमिक मास होगा 16 ग्राम। तो उसमें ग्राम एटॉमिक मास इसलिए लग दिया है क्योंकि ग्राम की यूनिट है। समझ में आया? तो ये ग्राम वाली जो यूनिट है वो बहुत बड़ी है, ये बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल का मास होता है, बहुत ज्यादा एटम का मास होता है। ठीक है, जबकि ये जो AMU वाली यूनिट है वो बहुत छोटी है, वो 1-2 एटम के मासेस के लिए लिखते हैं वो यूनिट। ठीक है बेटा। वैसे नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा एटॉमिक मास, 14, या कितना हो जाएगा 14 AMU। वैसे ही नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, 14 ग्राम, क्या चीज, ग्राम एटॉमिक मास या मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। एवोगाड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का मास 14 ग्राम, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 AMU। ठीक है, वैसे यहां पर अगर नियॉन लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 20 लिखेंगे इसे, या 20 क्या लिखेंगे, AMU। लेकिन जब हम नियॉन के लिए मोलार मास लिखेंगे, उसका ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे, तो ये क्या लिखेंगे, 20 ग्राम। क्लियर हो रहा है क्या बेटा? तो दोनों चीजें बहुत अलग है। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड सेम रहता है, वो नंबर कुछ ऐसे डिजाइन है जिससे मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा बट यूनिट अलग है। जैसे 1 मिलीमीटर बहुत छोटा, 1 किलोमीटर बहुत बड़ा, 1 नंबर होने से दोनों सेम नहीं हो गए। 1 मिलीमीटर बहुत छोटा डिस्टेंस है, जबकि 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा बड़ा है, कुछ वैसा ही डिफरेंस इन दोनों में। 1 AMU बहुत छोटा है, 1 एटम का ही मास है, 1 ग्राम बहुत बड़ा है, 1 मोल ऑफ एटम जब ले लिया तब जाकर उसका मास है। समझ में आ गया बेटा? तो दोनों में खास बात क्या है कि जो एटॉमिक मास रहेगा और जो ग्राम एटॉमिक मास रहेगा, मतलब 1 मोल ऑफ एटम का मास रहेगा, मोलार मास ऑफ एटम का मास रहेगा, उन दोनों में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यूनिट अलग रहेगी। ये किस में लिखेंगे, AMU में, जबकि वो किस में लिखेंगे, ग्राम में। समझ में आ गया बेटा? जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक टेबल देखा था, ठीक है, इस टेबल में हम जो भी देख रहे थे, यहां पर कोई यूनिट नहीं लिखी है, मतलब ये सिर्फ एक एटम के लिए लिख रहे हैं। तो जैसे एक लिथियम एटम का मास कितना है, 7। अगर मैं 1 मोल लिथियम एटम का मास बोलूं तो 7 यहां क्या लिखूंगा, ग्राम, वहां ग्राम लगाना जरूरी हो जाएगा, 1 मोल लिथियम एटम बोलूं तो। ठीक है, वैसे ही एक सोडियम एटम का मास 23, कुछ नहीं लिखा है, मतलब हम मानेंगे 23 AMU है ये। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास, मोलार मास ऑफ सोडियम, ये कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। ग्राम लिखना नेसेसरी हो जाएगा वहां। तो दोनों टर्म बहुत अलग है बेटा। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक मास अलग है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या हो जाएगा, मोलार मास हो जाएगा। क्लियर है, मतलब 1 मोल ऑफ एटम का मास हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। यहां देखना क्वेश्चन क्या है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स हैव अ मास ऑफ। एवोगाड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, एवोगाड्रो नंबर कहने का मतलब 1 मोल है, 1 मोल हीलियम एटम्स का मास पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, 1 हीलियम एटम का पता है, 1 हीलियम एटम का मास कितना होता है, 4। मैं 4 लिखूं, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 4 AMU। तो 1 मोल हीलियम एटम का मास कितना हो जाएगा, 4 नहीं लिख सकते, 4 ग्राम लिखना जरूरी है। ठीक है, 4 ग्राम होगा। समझ में आ गया? जबकि 4 इंटू ये कुछ अलग ही नंबर है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके से नंबर दे देता है एवोगाड्रो नंबर, वो नहीं करेंगे हम। ठीक है, यहां पर मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम, यूनिट अलग अलग रहेगी। एक एटम के लिए AMU, 1 मोल एटम के लिए जब लिखेंगे तो यूनिट में क्या रहेगा, ग्राम। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखना, यहां पर मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन एटम, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास बोल रहा है। ठीक है, एटम्स का मास बोल रहा है। तो हमें पता है कि 1 हाइड्रोजन एटम कितना होता है, 1 हाइड्रोजन एटम होता है 1 AMU। ठीक है, तो मोलार मास कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स 1.008 ग्राम को 1 ग्राम ले सकते हैं, ये हो जाएगा बेटा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोला है, द मास ऑफ अ मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम,
वन नाइट्रोजन एटम का जो मास है वो कितना होता है, 14 या 14 AMU ले सकते हैं हम, ठीक है। बट वन मोल नाइट्रोजन एटम्स, ये मोलार मास हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा 14 ग्राम। समझ में आया? तो अगर मैं 14 AMU लिख दूं तो गलत हो जाएगा, वो 14 AMU एक नाइट्रोजन एटम का है, वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 ग्राम, फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा बेटा, ठीक है। कुछ लोगों को वो दोनों चीजें सेम ही लगती हैं, ठीक है, और इसी के कारण कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट देखना, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 24 AMU। क्वेश्चन में दे रखा है, हाइपोथेटिकल एलिमेंट है, हमें नहीं पता कौन सा, 24 AMU है। आगे दिया ग्राम एटॉमिक मास, क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जबकि ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक मास बोला है तो मतलब मोलार मास बोला है, वन मोल ऑफ एटम का मास बोला है, तो 24 क्या हो जाएगा, ग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला 24 ग्राम होगा बेटा इसका आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोलार मास ऑफ एन एटम इज 20 ग्राम। अब देखना, अभी मोलार मास दिया है, मतलब क्या दे रखा है, वन मोल एटम का मास दे रखा है, वन मोल एटम का मास कितना हुआ, 20 ग्राम। अब हमें क्या पूछा है, एटॉमिक मास बोला है, ग्राम एटॉमिक नहीं, एटॉमिक मास मतलब वन एटम का मास, वन एटम का मास बोला है। तो वन एटम का मास मैं क्या लिखूंगा, या तो सिर्फ 20 लिखूं या तो 20 AMU लिखूं। दोनों यूनिट बहुत अलग अलग है बेटा, AMU बहुत छोटी चीज होती है, बहुत छोटा सा मास होता है, ग्राम बहुत ज्यादा है, ठीक है। 20 AMU कहीं दिख रहा है, सेकेंड वाला ऑप्शन है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखना, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये एक और वर्ड है जहां पर ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। याद रखना, जहां पर भी रहेगा ग्राम एटम, बीच में कोई तीसरा वर्ड नहीं, हाँ, जहां पर भी ग्राम एटम रहेगा इसका मतलब होता है वन मोल एटम, वन मोल एटम। यहां ग्राम का मतलब मास नहीं मान लेना बेटा, कुछ लोग क्या देखते हैं, वन के बाद जस्ट ग्राम लगा हुआ है तो क्या बोल देते हैं कि ये मास हो गया 1 ग्राम, नहीं, 1 ग्राम एटम मतलब ग्राम के जस्ट बाद एटम लगा है तो वो हो गया मोल ऑफ एटम, ठीक है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर लिखा हुआ रहता, 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर लिखा हुआ रहता तो इसको लिख देते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। इस टर्म को बाद में भी देखेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल को, क्योंकि वहां मॉलिक्यूलर मास और ये जो दूसरे टर्म है मोलार मास, इनको देखेंगे, ठीक। यहां पहले ऊपर वाले वर्ड को देखना, ग्राम एटम मतलब एटम का मोल, 1 मोल एटम, ठीक है। तो यहां 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास बोला है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, ये हो जाता है 16 AMU। तो ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल एटम का मास हो जाएगा 16 ग्राम। समझ में आ गया? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या पूछा हुआ है बेटा, 1 मोल ऑफ सोडियम रिप्रेजेंट, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब हो जाएगा कि सोडियम के कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले ऑप्शंस में एक्चुअल में मास दे रखा है, लेकिन मासेस वाले जो रिलेशन है वो हम दूसरे जो लेक्चर्स है उसमें डिटेल में समझेंगे। वैसे आपको पता होगा कि 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ सोडियम जो है इसका मास कितना होता है, 23। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का जो मास है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 ग्राम, ठीक है। मतलब 11 ग्राम तो गलत हो जाएगा, 46 ग्राम भी गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही रह जाता है इसमें। आज के लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है, द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻20 एटम्स का मास दिया है कितना, 15 मिलीग्राम। तो हमें एटॉमिक मास बोला हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका मोलार मास निकाल लें। मोलार मास मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास निकाल लें, वही मैग्नीट्यूड सेम रखें तो एटॉमिक मास आ जाएगा, बट यूनिट चेंज कर देंगे, ठीक है। जब हम
मोलार मास निकालते हैं तो ग्राम में रहता है, बस यूनिट को चेंज करके एएमयू रख देंगे तो एटॉमिक मास हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पहले हम क्या करते हैं, मोलार मास ऑफ एटम निकालते हैं। ठीक है, मोलार मास ऑफ एटम मतलब 1 मोल एटम का मास निकालते हैं। ठीक है, मोलार मास ऑफ एटम जो है इसको निकालना है। हमें कितने एटम्स का मास दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10⁻20 एटम्स का मास दे रखा है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 15 मिलीग्राम। मिली कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम। इतना मास दे रखा है इतने एटम का। तो मोलार मास ऑफ एटम कितने का होगा, 6.022 या 022 लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ले लेते हैं, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा मोलार मास। इसको x ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास निकल कर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना 10⁻23 और 10⁻³ 10⁻20 हो जाएगा, और ये कट हो जाएगा किसके साथ, 10⁻20 के साथ। ठीक है, x की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 15 इंटू 6/1.5। तो ये यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, इसका डेसिमल अगर हटा दूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। 60 ग्राम क्या हुआ, 1 मोल एटम का मास हुआ, मोलार मास हुआ। तो एटॉमिक मास कितना होगा, 60 ग्राम नहीं होगा, सिर्फ 60 लिखूं तो चलेगा, या फिर 60 एएमयू में लिखता तो भी चलता। आंसर 60 ग्राम नहीं होगा बेटा। यहीं पर कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि लोग जो टर्म्स हैं उसकी मीनिंग समझने पर नहीं जाते, केवल कुछ फॉर्मूले पढ़कर, ठीक है, जो आगे हम सीखेंगे नंबर ऑफ मोल निकालने वाले फॉर्मूले, केवल उस फॉर्मूले को अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस ला लेते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन ये जो टर्म्स हैं इसको डिटेल में दोनों के डिफरेंसेस नहीं समझते। ठीक, यहां देखना एटॉमिक मास अलग है, हमारा आंसर आए 60 ग्राम, लेकिन वो 1 मोल का मास है, 1 मोल एटम का मास हुआ, 1 मोल एटम का जो मास हुआ वो हमने निकाला है कितना, 60 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, एटॉमिक मास। तो जब भी एटॉमिक मास बोला है तो उसकी यूनिट ग्राम में नहीं होगी। ठीक है, कितनी क्या किस में हो जाएगी, या तो यूनिटलेस रहेगा या फिर क्या हो जाएगा, एएमयू में लिख देंगे हम 60 एएमयू। समझ में आया बेटा। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, तो अभी तक लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने 3 बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा है। आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में क्लैरिटी लेनी है, क्योंकि फॉर्मूले अप्लाई करके तो जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 3 टर्म जो थे, पहला टर्म था मोल। हमने बोला मोल क्या है, काउंटिंग की यूनिट है, जैसा डजन काउंट करने के लिए यूज होता है, डजन में 12 होते हैं, वैसे 1 मोल काउंट करने के लिए यूज होता है, और 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ठीक है, दूसरा टर्म हमने सीखा क्या, एटॉमिक मास। हमने बोला एटॉमिक मास क्या कैसे आता है, एक्चुअल मास जो भी रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम से, मतलब 1 एमयू की वैल्यू से। जो भी जो नंबर निकल कर आएगा, यूनिटलेस जो नंबर निकल कर आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, या रिलेटिव एटॉमिक मास। और अगर हमें यूनिट लिखनी है तो एएमयू करके लिखते हैं। वो जो टेबल आपको दिया था उसके टेबल के जो एटॉमिक मासेस हैं वो आपको याद होने ही चाहिए बेटा। ठीक है, पूरे सिलेबस में हमें उसकी जरूरत पड़ते रहेगी। ठीक है, सबसे लास्ट तीसरा टर्म पढ़ा, ग्राम एटॉमिक मास या मोलार मास ऑफ एटम। ये अलग है एटॉमिक मास से, बट कैसे रिलेटेड है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट यूनिट अलग अलग होती है। एटॉमिक मास में यूनिटलेस या एएमयू लिखते हैं, और मोलार मास में ग्राम वाली यूनिट में लिखते हैं। लेकिन ग्राम बहुत बड़ी यूनिट है, एएमयू बहुत छोटी यूनिट है। जैसे मिलीमीटर बहुत छोटा है, किलोमीटर बहुत बड़ा है, कुछ वैसे ही एएमयू बहुत छोटा है, और जो ग्राम है वो बहुत बड़ा है। तो दोनों को सेम नहीं मानना है बेटा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये 3 हम टर्म हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम मॉलिक्यूल से रिलेटेड कैलकुलेशंस देखेंगे कि मॉलिक्यूल होते क्या हैं, उनके मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं। डिटेल में हर एक लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन की हेल्प से फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को भी समझेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू बेटा, बाय।